हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी इन टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस तुलनात्मक राजनीति के चैप्टर 1, जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की प्रकृति, विस्तार, विषय क्षेत्र और विधियाँ। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये सब हम जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिलता है उसमें से करेंगे, बट मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छांटा है तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन पॉइंट्स से आपको पता चलेगा कि जो चैप्टर है उसका मेन कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी इंग्लिश लिटरेचर की और ट्रांसलेशन स्टडीज़ की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि आपके 2021 में होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम आप देख लीजिए, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की प्रकृति, विस्तार, विषय क्षेत्र और विधियाँ, ठीक है। उसमें हमारा जो मेन पॉइंट स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जॉन बिल्ड 1999 में तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा का संबंध दो या दो से अधिक राजनीतिक प्रणालियों के साथ तुलना करने की क्रमिक जांच से है, ठीक है। तो जॉन बिल्ड 1999 में एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिनको हम पॉलिटिशियन कह सकते हैं या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि तर्क देता था। उन्होंने बताया कि तुलनात्मक राजनीति की जो परिभाषा है उसका सिंपल सा है कि दो या दो से अधिक राजनीतिक प्रणालियों की एक साथ तुलना तथा क्रमिक जांच करना, ठीक है। दो या दो से अधिक देशों या फिर दो या दो से अधिक राजनीतिक प्रणाली का हम एक साथ क्या करें, तुलना करें और उसकी जांच करें, तो ये तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। वहीं दूसरे व्यक्ति जो आते हैं उनका नाम है हैरिप और MC क्रमिक। उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों में सरकार और राजनीतिक संबंधों का क्रमबद्ध अध्ययन है। और हैरिप और MC क्रमिक बताते हैं कि तुलनात्मक राजनीति है जो उसमें विभिन्न देश, मतलब अलग अलग देशों की जो सरकार है और उसकी राजनीति है उसका अध्ययन करना तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। मतलब अमेरिका, चाइना, भारत, जापान, इन सब की सरकारों के बारे में अध्ययन करना, पढ़ाई करना, और उसकी जो राजनीति है उसके बारे में पढ़ाई करना, ठीक है, क्रमबद्ध पढ़ाई करना तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। उसके बाद आता है मनोरंजन मोहंतो के अनुसार है कि देश या समाज के बीच तुलना केवल उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के बारे में ही नहीं बल्कि उनके आपसी रिश्तों के बारे में भी है। तुलनात्मक राजनीति के विषय में मनोरंजन मोहंतो बताते हैं कि देश या समाज, किसी भी देश या फिर उसका जो समाज है उसके बीच की जो तुलना है वो किन चीज़ों पे हो सकती है, या तो उसकी समानताओं पर या फिर विभिन्नताओं पर हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइना और भारत है, उसके या तो हम उसके समाज को लेकर उसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसके जो देश हैं, देश की जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके बारे में कर सकते हैं। या तो हम उनकी समानताओं के बारे में बात करेंगे और तुलना करेंगे, या फिर विभिन्नताओं के बारे में, पर नहीं इसके, बल्कि उनके आपसी रिश्तों के बारे में भी होने चाहिए। आपसी रिश्तों के बारे में भी उनके बात तुलना होनी चाहिए। उसके बाद आता है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। एक तरफ अगर दो चीज़ें पूरी तरह अलग हैं तो तुलना का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो अगर दो देश हैं और वो एक दूसरे से प्रॉपरली अलग हैं, उनमें बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, तो उसका तुलना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, दो चीज़ें पूरी तरह से समान हैं तो तुलना करना उपयोगी नहीं होगा, ठीक है। और वहीं अगर दो देश डिट्टो एक जैसे हैं, ठीक है, उनमें राजनीतिक प्रणाली एक जैसी है, समाज एक जैसा है, कल्चर एक जैसा है, तो वहाँ पे भी हमें तुलना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि यह पहलू दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। ये जो मैंने आपको बताया, ये पहलू दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। जो पहला विचार यह है कि विभिन्न संरचना कार्य कर सकती हैं, ठीक है, कई सारी संरचनाएं मिलकर एक कार्य कर सकती है, और वहीं दूसरा, एक संरचना कई अलग अलग कार्य कर सकती है। कार्यात्मक तुल्यता के पक्ष में तर्क दिया जाता है, ठीक है। कार्यता तुल्यता के पक्ष में ये दिया जाता है। यहाँ बताया गया है कि कई सारी, जैसे कि सपोज़ करिए मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे दोनों में लोकतंत्र है, तो दोनों का लोकतंत्र काम क्या कर रहा है, सिंपली यहाँ पे जनता का जीवन को अच्छा बना रहा है और उनको अच्छा जीवन दे रहा है। यहाँ का लोकतंत्र ये है, ठीक है। तो मतलब दो तरह की अलग अलग प्रणालियाँ काम एक ही कर रही हैं, और यहीं पर एक प्रणाली अलग अलग कार्य भी कर सकती है, ठीक है। एक ही प्रणाली अलग अलग कार्य कर सकती है। सपोज करिए कि दो जगह सत्तावादी शासन है, भारत और चीन में, ठीक है। भारत में भी सत्तावादी है और चीन में भी सत्तावादी है। जैसे कि पता ही होगा आपको, एकल पार्टी का वहाँ पे बहुमत है, ठीक है। तो अगर चीन में जो लोग हैं उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है और वहीं भारत में उसकी कंडीशन अच्छी है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे,
एक ही प्रणाली तो एक ही है, बट वो कार्य अलग अलग कर रही है। तो ये उदाहरण से है कि ठीक है, कई सारी प्रणाली एक कार्य कर सकती है और एक प्रणाली कई सारे कार्य कर सकती है। उसके बाद हम आते हैं, गैर राजनीतिक संस्थाओं को भी शामिल किया जाता है। इस कार्य में गैर राजनीतिक संस्थाओं को भी शामिल किया जाता है। किसी भी संस्था के कार्य को किसी एक कार्य तक सीमित नहीं किया जा सकता। कोई भी संस्था ऐसी हो, ठीक है, उसको हम कहीं तक सीमित नहीं कर सकते, उसके कई सारे कार्य हो सकते हैं। जैसे कि सेना का कार्य कुछ राज्यों में सीमाओं की सुरक्षा करना ही से अधिक है, ठीक है, और यह राष्ट्रपति का कार्य दो देशों में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी सेना का कार्य सिर्फ सेफ्टी देना या फिर सुरक्षा देना नहीं है, उसका और भी कार्य है। और वहीं जो राष्ट्रपति है दो देशों में अलग अलग कार्य कर सकता है। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति के अधिक कार्य नहीं है, मतलब ज़्यादा उसे कार्य नहीं है, उसके बड़े बड़े फैसले लेने के अधिकार हैं, बस ज़्यादातर शक्तियाँ प्रधानमंत्री यूज़ करता है। बट अगर वहीं हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में राष्ट्रपति सारी की सारी शक्तियों का ही यूज़ करता है, वहाँ पे मेन पावर राष्ट्रपति के पास है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। डैनियल कोरेन बताते हैं कि राष्ट्रीय प्रणाली मुख्य मुद्दे हैं जिनकी तुलना विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में की जाती है, ठीक है। किसी भी राष्ट्र की, मतलब किसी भी देश की जो प्रमुख मुद्दे हैं, हम उनको इंटरनेशनल लेवल पर बात कर सकते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पर बात कर सकते हैं। हालांकि ये मुद्दे नहीं हैं जिनकी तुलनात्मक राजनीति द्वारा विश्लेषण किया जाए, मतलब ये वैसे मुद्दे नहीं हैं जिनको हम तुलनात्मक राजनीति से कनेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल हम फिर भी उनका क्या कर सकते हैं, उनकी बात इंटरनेशनल लेवल पर उठा सकते हैं और बात कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताया गया कि तुलनात्मक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीति प्रणाली की विश्लेषण करती है, जैसे भारत या क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों जैसे संगठन। तुलनात्मक राजनीति क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय और व क्षेत्रीय, मतलब किसी देश का जो छोटा सा क्षेत्र है वहाँ की या फिर इंटरनेशनल लेवल पर राजनीतिक प्रणालियों का विश्लेषण कर सकते हैं। हम वहाँ पे जो राजनीतिक प्रणाली है, छोटी छोटी क्या हो गई, छोटे छोटे संस्थाएं हो गई जो राजनीति से कनेक्टेड हैं, वो लोग वहाँ जाके बातें कर सकते हैं और हम उनका विश्लेषण वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर हम उनकी बातें कर सकते हैं। यहाँ पे फिर बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र संगठन जैसे वे क्षेत्र जैसे एक से अधिक देशों से मिलकर बना है। पश्चिमी एशिया कई एक से अधिक देशों से मिलकर बना है, ठीक है, तो उनको हम इंटरनेशनल लेवल पर उनकी बातें कर सकते हैं। साम्राज्य की राजनीतिक प्रणालियों जैसे रोमन, ऑटोमन, मुगल आदि, ठीक है। साम्राज्य की जो राजनीतिक प्रणाली है हम उनकी बातें इंटरनेशनल लेवल पर कर सकते हैं और क्षेत्रीय लेवल पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो उनकी पुरानी व्यवस्थाएं हैं उन्हें अपना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठन जैसे सार्क, EU, न्यू इत्यादि, इन सब की बातें इंटरनेशनल लेवल पर की जा सकती हैं, इनके मुद्दे उठाए जा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद आता है राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार, जैसे लोकतंत्र बनाम सर्वसत्तावादी, ठीक है। लोकतंत्र और सर्वसत्तावादी के बीच में जो एक तरह की कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है, उसकी बातें भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इंटरनेशनल लेवल पर मुद्दे उठा सकते हैं, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो व्यक्ति इनके मुद्दे उठा सकता है। फिर आता है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में एकल तत्व या घटकों की तुलना भी की जा सकती है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था, विभिन्न राजनीतिक संस्थानों की संरचना, नीति इत्यादि की तुलना की जा सकती है। अब हम इंटरनेशनल लेवल पर या फिर जब भी हम तुलना करें तो हम किसी एक टॉपिक को लेकर भी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उदाहरण से बताता हूँ मैं आपको कि अगर हम भारत और चीन के बीच में तुलना कर रहे हैं तो हम वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में बात कर सकते हैं। मतलब भारत की राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र से रिलेटेड है, वहाँ की सत्तावादी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद चुनाव व्यवस्था, भारत में चुनाव व्यवस्था काफ़ी अच्छी प्रकार की है, बट वहीं अगर हम देखें तो वहाँ पे एकल पार्टी का ही दबदबा है। चीन में तो वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी चुनाव लड़ सकती है, बट भारत में कितनी भी पार्टी चुनाव लड़ सकती हैं। तो इस तरह के हम जो मेन टॉपिक्स हैं इनके ऊपर बात कर सकते हैं। सामान्य रूप से तुलनात्मक राजनीति विभिन्न समाजों में सक्रिय राजनीति प्रणाली की तुलना और विश्लेषण करती है। तुलनात्मक राजनीति क्या करती है, विभिन्न समाजों में सक्रिय राजनीति प्रणाली, सक्रिय मतलब वर्तमान में जो चल रही है, ठीक है, उनके बारे में हम उसकी तुलना उनसे रिलेटेड तुलना कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम भारत की तुलना उसकी प्रेजेंट प्रणाली से कर रहे हैं
और चीन की तुलना उसकी पास्ट की प्रणाली से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हम साथ में जो वर्तमान में प्रणाली है उसी से बात करेंगे। उसके बाद आता है तुलनात्मक प्रणाली के विषय में 3 परंपराएं बताई गई हैं। एक ही प्रकार के देश के अध्ययन की और प्रवर्त कार्य पद्धति मैथडोलॉजी। उसके बाद आता है विश्लेषणात्मक, ठीक है, एनालिटिकल। तो पहली परंपरा बताती है कि एकल देश के अध्ययन की ओर प्रमुख उन्मुख करती है। जो पहली परंपरा है वो बताती है कि हम सिर्फ एक देश का ही अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, यह अमेरिका तुलनाकारियों की शुरुआत सुझाव का अनुसरण करता है। ये अमेरिका के जो शुरुआती सुझाव थे ये उनका अनुसरण करता है, जिन्होंने यूएस के बाहर की राजनीति प्रणालियों का अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, तो जो यूएस के मतलब अमेरिका के जो वो थे, वो व्यक्ति राजनीतिज्ञ थे, उन व्यक्तियों ने वो यूएस के बाहर की जो राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन किया, तो ये बताते हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ एक ही देश का ही अध्ययन किया वो अमेरिका के बाहर। ठीक है, तो ये एकल मतलब एक ही देश की प्रणाली के ऊपर बातें करना चाहते हैं। इसके बाद आता है इस परंपरा की आलोचना के बावजूद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में मुख्य योगदान एकल देशों के विस्तृत विवरण अध्ययन से उभरा है। आलोचकों ने तो इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की, इतनी ज़्यादा आलोचना की, बट स्टिल जो तुलनात्मक राजनीति है उसमें एकल मतलब एक देश का जो विवरण है वो काफ़ी ज़्यादा उभरा और ठीक है, और उससे काफ़ी लोगों ने अध्ययन किया अपना। उसके बाद दूसरी परंपरा आती है कि तुलना के लिए नियम और मानक स्थापित करना चाहिए। मतलब जब भी हम किसी दो देशों की तुलना करें तो उसके लिए वहाँ पे नियम होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट होने चाहिए, मानक होने चाहिए जहाँ तक हम उसे नाप सकते हैं। यह उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें तुलनात्मक राजनीति व्याख्याओं व पूर्वानुमानों का एक बेहतर भंडार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नियम होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे उन तरीकों पर ध्यान दिया जाता है जो तुलनात्मक राजनीति का क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। उन तरीकों पर अधिक ध्यान दिया जाता है जो ये बताते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या होना चाहिए, उसकी प्रमुख व्याख्या। ठीक है, और व्याख्या करने के बाद उसका पूर्व अनुमान करना, फ्यूचर में क्या हो सकता है उन देशों की कंडीशन में। ठीक है, इसके ऊपर हम एक तरह से नॉलेज निकालते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। उसके बाद आती है तीसरी आती है कि विश्लेषण, एनालिटिकल्स आती है। ठीक है, विश्लेषण किसी भी दो देशों की उसको पढ़ के उसका विश्लेषण करना। आजकल के अधिकांश काम जो तुलनात्मक राजनीति में आते हैं इस परंपरा के वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उन्हें इस परंपरा के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो तुलनात्मक राजनीति से कनेक्टेड हैं, तो उन्हें क्या करा गया, जो तीसरी परंपरा है उसने इन कामों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया। दो या दो से अधिक देशों में राजनीतिक दलों, शासन की प्रकारों, सामाजिक आंदोलन आदि की तुलना अध्ययन इस परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों का अध्ययन करते हैं, शासन के प्रकार का अध्ययन करते हैं, सामाजिक आंदोलन जो हुए हैं उसका अध्ययन करते हैं तीसरी परंपरा में। उसके बाद आता है नेक्स्ट तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति के जो विषय क्षेत्र हैं वो आते हैं तुलनात्मक राजनीति के राजनीति के विषयों की विभिन्न स्तरों पर आलोचना की गई है। ठीक है, जो तुलनात्मक राजनीति है उसके कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अलग अलग लेवल्स पे ना आलोचना की गई है, अगेंस्ट खड़े थे लोग। यह यूरो केंद्रित माना जाता है, जिसका अर्थ है पश्चिमी मॉडल को दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर माना जाता है। ठीक है, इसको जो माना जाता है इसको यूरो माना जाता है। यूरो आप पता होगा, यूरो एक यूरोप की एक मुद्रा है। ठीक है, यूरोप की मुद्रा यूरो है, तो इसको उस तरह माना जाता है जिसका अर्थ है कि पश्चिमी मॉडल को दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर माना जाता है। कि तुलनात्मक राजनीति में जो विषय क्षेत्र है उसमें माना गया है कि जो पश्चिम का मॉडल है वो बाकी मतलब पूरी दुनिया से अलग है और ठीक है, और उनसे बेहतर भी है, ये माना जाता है इन लोगों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा। पहली परंपरा, अब इसमें जो आलोचना की गई है वो यहाँ से है कि पहली परंपरा इस आलोचना के अधीन है। यह तक तीसरी परंपरा यूरो केंद्रित पक्षपात के आलोचना के रूप में है। पहली परंपरा ठीक है पक्षपात करती है और दूसरी यूरोप पर आधारित है, यूरो पर आधारित है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं यहाँ पे कि इस परंपरा पर यह आरोप लगाया गया है कि एकल विषय के अध्ययन को एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में पेश किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली परंपरा की बात की गई है। पहली परंपरा के बारे में बताया गया है कि इस पर आरोप लगाया गया है कि एकल विषय के अध्ययन को तुलनात्मक
को एक तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के रूप में पेश किया गया। जो एकल विषय है, मतलब किसी भी एक टॉपिक को तुलनात्मक अध्ययन के रूप में पेश किया जा रहा है, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक ले लो और किसी भी एक देश का ले लो, हम उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, बट फोर्सफुली हम उसको दिखा रहे हैं लोगों को कि ये तुलना हम की है हमने। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पारंपरिक दृष्टिकोण अधिक वर्णनात्मक अथवा कम विश्लेषणात्मक है। उन्होंने दूसरा आरोप लगाते हैं वो कि जो पारंपरिक दृष्टिकोण है, मतलब जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, उसमें अधिक वर्णनात्मक, उसमें शब्द तो ज़्यादा हैं बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कम है। अधिक वर्णनात्मक है बट कम विश्लेषणात्मक है, ठीक है। कि पहली जो परंपरा है वो एकदम गलत है, ठीक है, प्रॉपरली गलत है। उसमें बस एक ही देश की एक ही चीज़ के ऊपर बातें करी जा रही हैं। वहीं दूसरी परंपरा में बताया गया कि इस परंपरा का ध्यान उस देश के चुने हुए संस्थानों की घटनाओं को कालक्रम तक सीमित रहता है, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो फर्स्ट परंपरा है, इसमें अगर हम किसी देश की संस्था के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बस वहीं तक रहेगा, हम उस देश से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये सब पॉइंट आउट वहीं ख़त्म हो जाएंगे। वहीं दूसरे उसमें देखें, दूसरे में तो दूसरे परंपरा में बताया गया है कि समालोचना पश्चिमी यूरोप देशों के संस्थानों पर अत्यधिक ध्यान नहीं देने से संबंधित है। जो सेकंड परंपरा है उसमें हम पश्चिमी देश, यूरोप के जो देश हैं उन पर अधिक ध्यान देते हैं। एक तरह केंद्रीकरण तुलनात्मक राजनीति के दायरे काफ़ी हद तक सीमित कर देते हैं और अन्य प्रकार के शासन को कम महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो सेकंड परंपरा में ये बताया गया है कि हम सिर्फ यूरोप के देशों को ही अधिक महत्व दे रहे हैं तुलना करते समय, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट हैं, जैसे कि केंद्रीकरण कर दिया गया है, तुलनात्मक राजनीति को एक केंद्र बना दिया गया है, वो केंद्र यूरोप है, ठीक है। और बस यूरोप तक ही सब कुछ सीमित है, यूरोप से आगे हम किसी भी चीज़ की तुलना नहीं करते हैं। अब तीसरा आता है कि मैक्रेडिस ने उपागमों को मूल रूप से तटस्थ कहा है। जो थर्ड परंपरा है, तीसरी परंपरा है, उसको तटस्थ बताया है कि तुलनात्मक राजनीति ने हमेशा बदलते कारकों को नज़रअंदाज किया है, ठीक है। तीसरी परंपरा जो है उसने तुलनात्मक राजनीति के बदलते कारकों को हमेशा ही अवॉइड किया है, नज़रअंदाज किया है, जो परिवर्तन और विकास की ओर ले जाते हैं। कुछ ऐसे रास्ते जो परिवर्तन और विकास की ओर ले जाते हैं, तीसरी परंपरा उन्हें नज़रअंदाज करती है। अंत में उन्हें इस दृष्टिकोण को मोनोग्राफिक कहा, जिसका अर्थ है कि अध्ययन किसी दिए गए व्यवस्था के राजनीतिक संस्थानों पर केंद्रित है रहा, ठीक है। तो थर्ड परंपरा कहती है कि हम जितने भी विकास और परिवर्तन के रास्ते हैं उनसे अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मोनोग्राफिक शब्द कहा गया है, जिसका अर्थ है सिंपली कि किसी भी एक चीज़ पर केंद्र रहना और उसी का अध्ययन करना बार बार। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ से, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इन नोट्स डाउन को, ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे। ग्रेबियल ऑलमोड और सिडनी बारबा की कृति, इन दो व्यक्तियों ने नागरिक संस्कृति, राजनीतिक व्यवहारों और 5 देशों के में लोकतंत्र, इसकी ये किताब लिखी है, ठीक है। 1963 में ये किताब आई थी, के खिलाफ आलोचना की गई है। इन्होंने व्यक्तियों ने जो किताब लिखी गई थी नागरिक संस्कृति, इसका पूरी तरह आलोचना की है। इसका इन्होंने बताया कि विश्लेषण को यूरो केंद्रित कहा गया है। इस बुक में जो विश्लेषण किया गया है उसे यूरो केंद्रित कहा गया है, जैसा कि यह माना गया कि उदार लोकतंत्र प्रणाली सबसे स्थिर है, ठीक है। इस बुक में माना गया है कि जो उदार लोकतंत्र प्रणाली है वो सबसे अच्छी प्रणाली है और सबसे स्थिर है, मतलब उसे कोई हिला नहीं सकता। आगे यह बताया गया है कि किस प्रकार मैक्सिको की राजनीति को जानबूझकर अमेरिका की उदार लोकतंत्र को बेहतर बताया गया, ठीक है। जो मैक्सिको की राजनीति है वो ज़्यादा खास नहीं है, बट स्टिल जो अमेरिका है वो ये बताता है कि हमारी लोकतंत्र काफ़ी बेहतर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि तुलना क्यों की जानी चाहिए। 2 या 2 से अधिक चीज़ों की तुलना करना मानव व्यवहार का स्वाभाविक गुण है, ठीक है। तो ये आप भी जानते हो कि 2 या 2 चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हम चूज़ करेंगे कि इसमें कौन सी अच्छी और कौन सी बेकार है, तो ये मानव स्वभाव है। विद्यार्थियों को स्कूल के बाद के विषय को चुनने का हो, कपड़ों का चयन करना हो या फिर चीज़ें खरीदते टाइम हमें तुलना करनी, तो हमेशा तुलना करते हैं। यहाँ पे तुलना के 3-4 पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। संदर्भवाद, विवरणात्मक, परिकल्पनात्मक परीक्षण और पूर्वानुमान, इनके ऊपर हम बात करेंगे। अब संदर्भात्मक विवरण आता है
यह राजनीति वैज्ञानिकों को यह जानने की अनुमति देता है कि अन्य देश किस तरह हैं। ठीक है, जो संदर्भात्मक विवरण है ये हमें, जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उन्हें एक तरह से अलाउ करता है कि तुम जाओ और जाके अन्य देशों की राजनीति के बारे में पढ़ो। ठीक है, और पता करो कि वो कितने अच्छे हैं और हम अपनी राजनीति को किस तरह डेवलप कर सकते हैं। यह तुलनात्मक राजनीति के प्राथमिक उद्देश्य रहा है। तुलनात्मक राजनीति का फर्स्ट स्टेप या फिर हम कह सकते हैं जो प्राथमिक उद्देश्य रहा है वो यही है, प्रायोरिटी, कि किस एक देश की या देशों के समूह की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करना का अध्ययन केंद्रीकृत किया गया है। ठीक है, किसी भी दो या दो से अधिक देशों के जो तुलनात्मक राजनीति की जो घटनाएं हैं उनका हम अध्ययन करें और उन पर केंद्रित करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बाहरी पर्यवेक्षकों को व्यवस्था के बारे में समझ प्रदान करता है। अब ये संदर्भात्मक पर्यवेक्षण है, ये जो बाहरी पर्यवेक्षक, कुछ ऐसे लोग जो नहीं जानते राजनीति के बारे में उन्हें भी समझाता है। आलोचकवादी कहते हैं कि एकल देश के अध्ययनों को सही रूप से तुलनात्मक नहीं समझ सकते। ठीक है, एकल देश के अध्ययनों को सही रूप से तुलनात्मक नहीं समझा जा सकता। किसी विषय, देश या देशों के समूह का अध्ययन करना लाभ का है। अगर हम किसी एक देश को ही अध्ययन करते हैं तो ये ज़्यादा खास नहीं है, बट अगर हम कई देशों का अध्ययन करते हैं ना तो ये हमारे लिए खास है। तुलनात्मकवादी ये बताते हैं। उसके बाद आता है वर्गीकरण, मतलब जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है हम उस इन्फॉर्मेशन को वर्ग में बांट दें ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहला आता है कि यह तात्पर्य है कि जानकारी को सरल व्यवस्थित करना ताकि उसे आसानी से देखा जा सके और वर्गीकृत किया जा सके। ठीक है, तो जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम उसे क्या करेंगे, अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे और उसके बाद हमें जब भी कुछ देखना होगा तो हम ईजिली उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्गीकरण इन श्रेणियों के समूहों को अनुमति देता है जो समान नहीं है। वर्गीकरण इन क्षेत्र के जो समूह हैं उन्हें अनुमति देता है जो समान नहीं है। देशों की संसदीय प्रणाली है, मतलब कई देशों की अलग अलग संसदीय प्रणाली है जबकि कई दूसरे देशों में राष्ट्रपति प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि जो कुछ देश हैं जहाँ पे संसद है, कुछ देश हैं यहाँ पे राष्ट्रपति है। दोनों ही प्रणाली के बहुत अलग नियम हैं लेकिन दोनों को लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, दोनों में बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस है, बट यहाँ पे किनको, दोनों को सिर्फ लोकतंत्र माना जाता है। ठीक है, हम ये तो नहीं कहते कि अमेरिका एक निरंकुश सरकार है या फिर कुछ भी है। ठीक है, ऐसे सत्तावादी हो चुका नहीं, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ है, बट और भारत में भी राष्ट्रपति है पर हम दोनों में लोकतंत्र ही तो है। तो ये बताया गया है, हम अमेरिका को ये नहीं कह सकते कि वो निरंकुश है या सत्तावादी है, हम ये चाइना के तहत कह सकते हैं। यहाँ पे फिर बताया गया है, यहाँ पे एक प्रणाली दी गई है। ठीक है, एक तालिका दी गई है जो अरस्तु के द्वारा बनाई गई है, अरस्तु के द्वारा, जो काफ़ी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, शासन करने वाले हैं जिन्होंने शासन किया, और शासन के प्रकार, अच्छा प्रकार और फिर भ्रष्ट प्रकार। अब जो अच्छा प्रकार है वो राजशाही ही हो सकता है, अच्छा प्रकार सिर्फ राजशाही ही हो सकता है। दूसरा, कुछ में अभिजात तंत्र है जो अच्छा है और बहुतों में पॉलिटी है। वहीं अगर भ्रष्ट में देखें तो कुलीन तंत्र है कुछ में, और लोकतंत्र, भीड़ तंत्र, जिसे भीड़ तंत्र भी कहा जाता है, वो भ्रष्ट है पूरी तरह और वो बहुत सारे देशों में है। इसी तरह तुलनात्मक सामाजिक क्रांति के सबसे प्रमुख कार्य में से एक है। ठीक है, तो तुलनात्मक सामाजिक राजनीति, तुलनात्मक में जो क्रांति है वो सबसे प्रमुख कार्यों में से एक है। उसके बाद हम आते हैं परिकल्पना परीक्षण पर। जानकारी का वर्णन या वर्गीकृत करने के बाद अगला तार्किक कदम उन कारकों को समझना है जो बताते हैं कि वर्णित और वर्गीकृत किया गया है। इस पहलू को परिकल्पना परीक्षण कहते हैं। ठीक है, अब हमने जानकारी को, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, हमने उसे अलग अलग बांट दिया। अब हमें ये देखना है कि हमने किस सेक्टर, मतलब किस पॉइंट आउट को किस में रखा है। ठीक है, लोकतंत्र से रिलेटेड लोकतंत्र में ही रखा है या फिर राजतंत्र से रिलेटेड राजतंत्र में रखा है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमने लोकतंत्र को राजतंत्र में रख दिया। ठीक है, तो इसीलिए हमने उसके परीक्षण करना जरूरी है। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, लिजफॉर्ड 1971 में। उनका दावा था कि तुलना
विभिन्न घटकों के बीच परिकल्पित संबंधों का परीक्षण में मदद करती है। ठीक है, जो भी हमारे पास जानकारी है, जो हमने तुलना करी है, वो हमें मदद करती है उन जानकारी को अच्छे से समझने में। फिर पूर्व अनुमान आता है, मतलब हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं किसी देश के बारे में कि 10 साल बाद उस देश की जो कंडीशन है वो कैसी होगी। ठीक है, देश की तुलना और सामान्यकरण के आधार पर समान परिणामों का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब जो भी हमारे पास जानकारी है हम उससे पूर्व अनुमान प्रेडिक्शन कर सकते हैं नॉर्मली। लेकिन मूल तुलना में शामिल किए गए अन्य देशों को संभावित परिणामों के लिए मजबूत सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे देश जिनके पास जिनकी व्यवस्था ख़राब है उनकी हम परिकल्पना करके, ठीक है, हम उसके लिए एक अच्छे से अच्छे मजबूत सिद्धांत बना सकते हैं। इसके अलावा भविष्य में कुछ कारकों को स्थितियों के आधार पर परिणाम के बारे में तुलना की जा सकती है। ठीक है, और जो उनकी आज की कंडीशन है हम उनको देख के भविष्य में उनकी परिकल्पना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट दिए गए हैं जो कि हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। हैग हैरप मॉरिक तुलनात्मक राजनीति के दो प्रमुख उद्देश्यों की पहचान करते हैं। वो बताते हैं, यह तो राजनीतिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करता है। तुलनात्मक राजनीति हमारी जो नॉलेज है वो दुनिया के बारे में विकसित करता है। दूसरा, यह राजनीतिक परिणामों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। मतलब ठीक है, तो भविष्य में जो होने वाला है हम उसकी प्रेडिक्शन आज कर सकते हैं अगर हम कंडीशन देख लें तो ये है। फिर कई दूसरे देशों की जानकारी बिना अपने देश को ना समझ सकते हैं। ठीक है, बिना अगर हम किसी और देश की जो जानकारी है उसे नहीं समझते तो हम अपने देश को भी नहीं समझ सकते। कोई अन्य देशों की पृष्ठभूमि, संस्थानों और इतिहास के जाने बिना अन्य देशों को नहीं समझा जा सकता। अगर हम किसी अन्य देश की उसके इतिहास के बारे में नहीं जानते, ठीक है, उसकी जो व्यवस्था है उसके बारे में नहीं जानते तो हम उस देश के बारे में जान नहीं सकते। हमें पहले उसका इतिहास जानना होगा, उसके बाद हमें उसकी व्यवस्था को जानना होगा। कई तुलनात्मक पद्धति के बिना सरकार और राजनीतिक का समीकरणीय तक पहुंचाया सकता है। कई तुलनात्मक पद्धति ऐसी भी हैं। तुलनात्मक पद्धति जिसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बिना हम सरकार और राजनीतिक समीकरण तक नहीं पहुंच सकते। तो तुलनात्मक पद्धति का होना जरूरी है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तुलनात्मक पद्धति। उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस टॉपिक को जरूर देखें, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सॉरी, कॉपिटिस और लिशेनियस 2005 तर्क देते हैं कि हित पहचानना और संस्थाएं तुलना करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। हित को पहचानना और संस्थाओं की तुलना करना 3 अलग अलग तरीके हैं और वो तरीके हम आगे देखेंगे। ठीक है, इन घटकों का प्रभाव होता है जिसके राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। इन घटकों का प्रभाव भी पड़ता है जिससे राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। पहला है हित का ध्यान। ठीक है, तो उनके लिए भौतिक हित सबसे महत्वपूर्ण है। हितों की तुलना करें तो उनके लिए भौतिक हित सबसे महत्वपूर्ण है। लोग तार्किक आधार पर अपने हितों की गणना करते हैं। ठीक है, लोग तर्क देते हैं और अपने हितों को बताते हैं और उनकी गणना करते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं। और जो भी उनके हित हैं, ठीक है, जो उन्हें चाहिए गवर्नमेंट से, उसके लिए वो एक साथ खड़े होते हैं और अपना मांगते हैं। वह उस शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिससे उनमें अधिकतम फ़ायदा मिले। ठीक है, लोग उसी शासन व्यवस्था में रहना पसंद करते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा मिले। अगर लोगों को राजतंत्र में फ़ायदा मिल रहा है तो लोग राजतंत्र में रहेंगे, लोकतंत्र में नहीं। ठीक है, और अगर लोकतंत्र में है तो राजतंत्र में छोड़ के लोकतंत्र में बसना पसंद करेंगे। फिर आता है असीमता। तुलनावादी विचारकों के लिए पहचान एक महत्वपूर्ण कारक है। जो भी लोग तुलना करते हैं उनके लिए जो पहचान है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। यही तर्क देता है कि किसी का अपने आप में वस्तुनिष्ठ हित नहीं होता बल्कि उससे का हित उसके पहचान से निर्धारित होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को उसके हित मतलब पैदा होते ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, जब उसकी पहचान हो जाती है तब उसके हित उसे प्राप्त होते हैं। पहचानें देखी जा सकती हैं। जो पहचान है हम उसे देख सकते हैं सिंपली, जैसे धर्म या संजातीय। ठीक है, हम धर्म को देख सकते हैं, हम बता सकते हैं ये हिंदू धर्म का है तो इसकी क्या हित हो सकते हैं, ये मुस्लिम धर्म का है तो इसके क्या हित हो सकते हैं। लोग या लोगों
का समूह अपने हितों को अपनी पहचान के रूप में परिभाषित करता है। जो भी लोगों का ग्रुप है वो अपने समूह का अपने हितों को बताता है, कैसे? अपनी पहचान के रूप में। 2002 के यूएस के चुनाव में ऐसा दिखाया गया कि किस तरह पुरानी पहचान और नई पहचान ने लोगों की पसंद को आकार प्रदान किया। ठीक है, पुरानी पहचान किस प्रकार की थी और नई पहचान किस प्रकार की थी, इसने लोगों की सोच को ही बदल दिया। फिर आता है संस्थानों पर ध्यान। तुलनात्मक के जो विचारक हैं उनके अनुसार भौतिक हित और ना ही भौतिक हित और ना ही राजनीतिक की कार्यप्रणाली को समझना का निर्धारक तत्व है। ठीक है, राजनीति की जो कार्यप्रणाली है, ना हम उसे भौतिक हित से समझ सकते हैं और ना ही किसी व्यक्ति की पहचान से। उनके अनुसार कानून और प्रक्रियाएं जो संस्थाओं में रहित हैं वह निर्धारक तत्व होते हैं जो दर्शाते हैं कि राजनीति प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है। ठीक है, तो कानून में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि जो राजनीति प्रणाली है वो किस तरह कार्य करती है। लोकतंत्र में जहाँ जटिल भी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, लोकतंत्र में कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जटिल हैं, जिनको समझना थोड़ा क्रिस्प है। ठीक है, बट अगर आप उसको समझ जाएं तो काफ़ी फ़ायदेफुल है आपके लिए, जिससे निर्धारण होता है कि सभी एक तरह की लोकतंत्र प्रणाली विभिन्न भिन्न रूप से विकसित होती है। ठीक है, सभी प्रकार की जो लोकतंत्र की प्रणाली है वो अलग अलग तरह से बनती हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो कि वहाँ का चुनाव प्रणाली है, व्यवस्थित पर आधारित। वहीं दूसरी ओर जर्मनी की चुनाव व्यवस्था समानुपातिक व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, तो दोनों देशों में है तो लोकतंत्र, बट जो वहाँ पे चुनाव प्रणाली है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो प्रणाली है ये दिखाती है हमें अलग अलग। उसके बाद आता है J.S. मील द्वारा प्रदान किया गया किस प्रकार तुलना की जाए। इन्हें तुलना करने के लिए 5 रणनीतियाँ बताई गई हैं। किस प्रकार हम तुलना कर सकते हैं ये बताया गया है 5 पॉइंट आउट में। ठीक है, पहला पॉइंट है सहमति की पद्धति। 2 या 2 से अधिक घटनाओं की तुलना की जाए जो उनमें समान है, उस समानता के कारण के रूप में पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो सहमति की पद्धति मतलब 2 ऐसी घटनाओं की हम तुलना करेंगे, ठीक है, जिनमें समानताएं हैं। उसके बाद आता है पद्धति का अंतर। 2 या 2 से अधिक घटनाओं के प्रभाव की तुलना की जाए। ठीक है, उन जो 2 या 2 से अधिक जो घटना हुई हैं उनके हम क्या करेंगे, उनका जो प्रभाव निकला, रिएक्शन था, उसकी तुलना करेंगे और उसकी तुलना से हम पता करेंगे। और जो उनमें एक समानता नहीं है और उनके अनेक विभिन्नताएं होती हैं भी एक समानताएं पाई जाए तथा उसे कारण मान लिया जाए। ठीक है, सपोज़ करिए कोई घटना हुई अलग अलग देशों में, हम उन घटनाओं को तुलना करेंगे। अब तुलना करी हमने, अब उसमें हमें कोई समानता नहीं मिली। ठीक है, बट अगर हमें एक भी समानता मिल गई तो हम क्या करेंगे, उसे कारण मान लेंगे। तो ये है। उसके बाद आता है समझौतों के अंतर की संयुक्त पद्धति। समझौतों के अंतर की विधियों का समायोजन संयुक्त विधियां जिसमें 2 या 2 से अधिक घटनाओं के बीच एकल समानता की तलाश करती है और सामान्य घटनाओं की अनुपस्थित तलाश करती है। ठीक है, कोई 2 या 2 से अधिक घटनाएं हुई, उनमें हम क्या करेंगे, एक समानता को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर हमें मिल जाती है तो वो पॉइंट आउट क्लियर हो जाएगा। अवशेषों की पद्धति। एक जटिल समूह के सभी ज्ञात कारणों का हित को हटा दिया जाता है और बेचे हुए अवशेषों के कारण कहा जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है सहवर्ती भिन्नताओं की विधियाँ। अलग अलग घटनाओं के बीच संबंध यानी वस्तुओं, घटनाओं और डेटा के समूह के बीच भिन्नताओं का समरूपता को देखा जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग घटनाएं हुई और अलग अलग चीज़ें को हम यहाँ पे घटनाएं, चीज़ें सब लगभग सेम ही चीज़ है। यहाँ पे हम उनके बीच में तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग डेटा है उसके बीच में हम तुलना कर रहे हैं, तो समरूपता हम उसमें देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि यह कहना सही नहीं होगा कि तुलनात्मक राजनीति केवल एक ही पद्धति पर केंद्रित करती है। अलग अलग पद्धति उपयोग के आधार पर इन पद्धतियों का उपयोग के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग पद्धति का उपयोग हम अलग अलग आधार पर कर सकते हैं और इन पद्धति जो हमने बात करी, इन पद्धतियों का उपयोग भी हम तुलनात्मक राजनीति में सिंपली कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट थे, बट आगे के जो चैप्टर हैं वो इससे भी काफ़ी बड़े हो सकते हैं, तो आप तैयार रहिए। और दूसरा, अब से मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो आए, तो आप इनके नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पॉइंट आउट है, आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, इस
वीडियो के बारे में आप फीडबैक जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।